वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 लाजमी देखें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। कहानी वही से शुरू होती है जिस वक्त पिछली खत्म हुई थी। उसको कोडिंग नजर आ रही होती है फायरबॉल में, उसको अपने ग्रैंडफादर में भी कोडिंग नजर आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और खून निकल रहा होता है। वो फायरबॉल बहुत बड़ा होता है और उसके सामने आ जाता है। वो उसको देखता है, फिर वो कहता है कि मैं अब इसको कोड बदल सकता हूँ। फिर वो उसका कोडिंग बदलने लगता है। वो बताता है कि एक मैजिक में 2 एरे होते हैं ट्राइंगल के, इसकी कोडिंग ये होगी, फिर मैं इसको बदल देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो रेन होता है वो उस फायर स्पेल को खत्म कर देता है। उसका ग्रैंडफादर ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी रेन गिरने लगता है कमजोरी की वजह से। उसका ग्रैंडफादर जल्दी से आकर उसको पकड़ लेता है। रेन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मैंने स्पेल को खत्म कर दिया? उसका ग्रैंडफादर कहता है, शाबाश मेरे पोते, तुमने कर दिखाया, तुम आखिर उस लेवल पर पहुंच चुके हो, तुमने मास्टरी कर ली है, अब तुम्हें बस अपना माना बढ़ाने की जरूरत है। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है, मुझे शर्म आ रही है, मैं इस लेवल पर जब मैं 39 साल का हो गया तब पहुंचा था और ये बच्चा अभी से ही पहुंच गया है। मुझे लगता है ये किंगडम का ये फेट दोबारा लिखेगा और ये किंगडम का सबसे बड़ा मेज बनेगा। उसके बाद वो रेन को बुलाता है। रेन जब अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, उसका ग्रैंडफादर कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहता, यह तो तुम्हारी चॉइस है, तुम जो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम 16 साल के हो जाओ तो तुम्हें जाकर दिलातन का दरवाज़ा खटखटाना है। जिस पर रिन सोचता है, दिलातन वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे सारे मैजिक आते हैं। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है, अगर तुम वहाँ से टॉप से ग्रेजुएट कर गए तो तुम्हें एक रूम में ले जाया जाएगा। उस रूम में हीरो लिस्टा थी, उसने अपना एक लेटर छोड़ा था, आखिरी लेटर वो उसने हीरो लिन के लिए छोड़ा था। जिस पर एमसी के दिमाग में क्लिक होता है। रिन कहता है, हीरो लिस्टा ने मेरे लिए लेटर छोड़ा था, मुझे तो वो खोल के देखना ही पड़ेगा। उसका ग्रैंडफादर उसको बताता है कि तुम यंगेस्ट हो जिसने बेलकुरेस को अवेकन किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम ही उस लेटर को पढ़ने के लायक हो, तुम अपनी कैपेबिलिटी के साथ उस लेटर को पढ़ सकोगे। रेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने ख्यालों में होता है। वो सोचता है, आखिर लिस्टा ने मेरे लिए लेटर में क्या छोड़ा होगा, मुझे अब अपने कॉमरेड के पाथ फॉलो करने होंगे जो उसने मेरे लिए क्लूज छोड़े हैं, फिर उस मुताबिक मैंने आगे चलना होगा। फिर उसके बाद हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें रिन बताता है कि एग्ज़ाम शुरू होने में 1.5 साल रह गया है और मुझे इस 1.5 साल में वहाँ पर पहुँचना है और मुझे इधर उधर और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर हमें रिन दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है। वो अपनी फादर और मदर को गुड बाय करने आता है। उस पर फादर कहता है, चलो अब ठीक है और तुम लाजमी वापस आना, क्या तुम शहर में रहने का इंतज़ार कर रहे हो, क्या तुम एग्ज़ाम के बाद भी शहर में रहोगे? जिस पर रिन कहता है, हाँ मैं एग्ज़ाम के बाद भी शहर में रहूँगा, मैं वहाँ पे नॉलेज गैदर करूँगा क्योंकि शहर में नॉलेज मिलती है। फिर रिन हमें दिलाटन एकेडमी के बारे में बताता है। वो बताता है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो हर साल होता है और जो लोग ये एग्ज़ाम पास करते हैं उन सब के लिए मार्च में उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर रिन की मदर कहती है, क्या तुम्हारा जाना लाजमी है, मुझे तुम्हारे अकेले जाने पर डर लग रहा है। फिर उसका फादर बताता है कि रिन की स्किल्स बहुत हाई लेवल की हैं, अगर वो नेशनल रोड के मुताबिक जाता है तो वो फिर मसला नहीं होगा उसको। फिर रिन सोच रहा होता है कि मैं कुछ साल बाद अगर इन पलों को याद करूँगा तो फिर मैं क्या इन पलों को मेमोरीज कह सकता हूँ। फिर हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें लिन दिखाया जाता है जो एक चाइनीज़ से गाँव में आया होता है, एक दरिया के ऊपर खड़ा होता है और बहुत खूबसूरत जगह होती है वो वहाँ पे पहुँचता है। फिर वो हमें बताता है कि ये होली एम्पायर की रेड नॉर्थ साइड पे गेराम रीजन है जो अपने होटल्स और इन्स के लिए मशहूर है, यहाँ पे फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं और मैं क्यूरियस हूँ कि यहाँ पे सब बैम्बू की टोपियाँ पहन के क्यों घूम रहे हैं, मुझे लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। तभी वो एक बंदे के पास जाता है, उससे पूछता है कि सबने बैम्बूस वाली टोपियाँ क्यों पहनी है। जिस पर वो बंदा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बस सबने बैम्बूस की टोपियाँ क्यों पहनी है, तुम शक्ल से तो अक्लमंद लगते हो, तुम्हें लिन के बारे में नहीं पता? जिस पर एमसी कहता है, लिन वो क्या है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस पर वो बंदा हंसने लग जाता है। वो कहता है, मुझे तुम शक्ल से तो स्मार्ट लगे थे लेकिन तुम्हें पता नहीं है, असल में जो फर्स्ट फाउंडर थे उनकी ना लिन ने मदद की थी, आर्च बिशप लिन ने, इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये उनके ट्रिब्यूट में पहनते हैं ये बैम्बू की टोपियाँ। जिस पर लिन हैरान हो जाता है। लिन कहता है, मेरे ट्रिब्यूट में इन्होंने ये टोपियाँ पहनी है, ये काफ़ी इंप्रेसिव है, एक मर्चेंट टाउन के लिए ये इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक ट्रेडिंग शहर है जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। रिन कहता है, आखिर मैंने पास्ट लाइफ में इनके बड़े लीडर की क्या मदद की थी, मुझे याद तो नहीं आ रहा, अगर मुझे उसका नाम पता लग जाए तो शायद मुझे याद आ जाए। फिर ये उससे पूछता है कि इतना बड़ा मर्चेंट ग्रुप इस छोटे से स्मॉल से टाउन में क्या कर रहा है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? जिस पर वो बंदा बताता है कि जो टाउन से बाहर निकल के शहर में जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आने की वजह से
अंधेरा होता है, अंधेरे में मॉन्स्टर अपीयर होते हैं और वहाँ से लोग बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की खबरें भी मिली हैं। तो फिर इस पर रिन पूछता है तुम क्या बंदोबस्त कर रही हो। उस पर वो बंदा बताता है कि हम एम्पायर के बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, एम्पायर अपना प्लाटून भेजेगा और मॉन्स्टर को मरवाएगा। मैंने अपने मर्चेंट दोस्तों से बात तो की है, लेकिन मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ वो क्या कहेंगे। फिर रेविन हमें मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि मॉन्स्टर ऐसे प्राणी होते हैं जो जानवरों की तरह तो दिखते हैं, लेकिन वो 2-4 जानवरों का मिक्सचर होते हैं और उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी होती है और उनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी मैजिकल पावर, और कुछ कुछ तो टट्टी जैसे भी लगते हैं। जितनी मेरे पास मैजिकल पावर है और जितनी मेरी स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से मैं टॉप टायर के अलावा हर किसी जानवर से भिड़ सकता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें एक चाँद दिखाया जाता है एक जंगल में। फिर जंगल में एमसी आगे को जा रहा होता है, उसके आसपास धुआं और स्मोक होता है। तभी उसको किसी की प्रेजेंस सेंस होती है। वो कहता है मुझे लगता है मुझे कोई देख रहा है दूर से, लेकिन वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। शायद मुझे लगता है कि उसको डिफरेंस पता लग गया मेरी मैजिक पावर और उसकी मैजिक पावर में। आखिर उसको पता लग गया बाप कौन है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इसको ऐसे मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, ये लोग खुद ही अपना संभाल लेंगे। तभी वहाँ से हमें एमसी का पास फिर से दिखाया जाता है। एमसी का पास शुरू हो जाता है। वहाँ से आवाज़ आती है कि आगे की तरफ चलो, यहाँ से हमने इधर जाना है। यहाँ से फिर हमने ये जगह पार करनी है, फिर वहाँ पे एक रिवर आएगी। रिवर पार करके हम उस शहर में पहुँच जाएंगे। ये और कोई नहीं होती, ये लिस्टा कैरी होती है। लिस्टा मैप में जगह दिखा के कहती है इस रिवर के पास ये फूलों का एक बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल है जिस पे रेड बैलो वाले कहते हैं हाँ हम वहीं पे चलेंगे। जिस पर एमसी पीछे से गुस्सा हो जाता है। एमसी कहता है तुम दोनों क्या कर रही हो। हमारे अलावा जो कॉन्टिनेंट में 2 बड़े गिल्ड हैं वो बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं और वो फ्रंट लाइन पे जाकर लड़ रहे हैं। उन लोगों की वजह से फ्रंट लाइन बची हुई है, वरना वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। क्या तुम किसी और हीरो की हेल्प कर रहे हो? हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें बैटलफील्ड पे जाना चाहिए। तुम्हें क्या सिचुएशन का अंदाज़ा भी है? जिस पर वो लिस्टा बताती है कि मुझे अंदाज़ा है ये रेड ड्रैगन लीजियन और येलो ड्रैगन लीजियन बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं और हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, हमें जल्दी करनी चाहिए। जिस पर रिन बताता है मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। ये बातें याद करके लिन अपना मैजिक सर्कल बनाता है और वो मैजिक करने लगता है। फिर वो अपने मैजिक से कुछ बेचता है, उसको कहता है कि उस मॉन्स्टर को पकड़ के लाओ और मेरे पास लेके आओ उसको। फिर वो मॉन्स्टर जाता है आगे। फिर रिन थोड़ी देर उसका इंतजार करता है, फिर तभी उसका वो मैजिक मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेता है। रिन कहता है उसको मेरे पास पकड़ के लेके आओ। तभी वो मैजिक हवा में उड़ के आता है और उस मॉन्स्टर को नीचे ज़मीन पे लाके पटक देता है। हमें दिखाया जाता है ये वाइट कलर के कुत्ते जैसा मॉन्स्टर होता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। फिर हमसे बताता है अगर मैं अच्छी तरह याद करूं तो ये एम्पायर के बॉर्डर के सेंट्रल में नॉर्दर्न एरिया है जहां एक ब्रांडेनियो नाम का पहाड़ है। ये मेरी पिछली लाइफ में भी था। तभी एमसी का इनकाउंटर 3 सेंटीपीड बीस्ट से होता है जिनके मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। एमसी उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। एमसी कहता है तुम जैसे नीच और नीचे दर्जे वाले ऐसे मॉन्स्टर्स ने मुझे अपने से कम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे यहीं पे चीथड़े उड़ा दूंगा। भी उन मॉन्स्टर को कोई मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ के ऊपर 2 बंदे खड़े होते हैं जिन्हें देखकर एमसी कहता है काइस, ये काइस तो नहीं है। तभी वो दोनों माउंटेन से नीचे छलांग मार देते हैं। उनमें से ग्रीन बालों वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें नहीं पता इस जगह पे मॉन्स्टर आते हैं और यहाँ पे अकेले नहीं घूमना होता, तुम्हें क्या किसी ने नहीं बताया यहाँ पे। तभी उसका पीछे से साथी भी छलांग मार के आता है। वो कहता है चलो अभी अब बस करो, और कितना तुम उसको डांटोगे। फिर वो बताता है कि हम यहाँ पे ग्रेट पैलेस के डिसेंडेंट्स है और हम यहाँ पे इसको गार्ड कर रहे हैं। जिस पर एमसी सोचता है ये काइस नहीं हो सकता। फिर उनको बताता है कि मुझे पता तो नहीं तुम कौन से स्कूल से हो, लेकिन मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे बताओ कि ये माउंटेन वाली जगह इतनी बदल कैसे गई है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। एमसी उन पर गुस्सा होता है, कहता है आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम पर हंस रहे हो। पर वो कहते हैं हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी, तुम इनको बेंडेटियो माउंटेन्स कह रहे हो, ये अब तो कैलिस्टन में बहुत टाइम हो गया, ये चेंज हो गया, अब ये शहर हो गया है। फिर वो बताते हैं कि कैलिस्टन इस जगह को कहते हैं जो काइस का घर है, काइस का गाँव। काइस जब किंग एबिस से लड़ाई करके आया था तो उसके बाद वो इन पहाड़ों में बस गया। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे काइस का स्कूल है जहाँ पे आर्चरी सिखाते हैं, हम काइस के डिसाइपल हैं, हम उसके आर्चरी में सीखते हैं। वो उस एमसी को बताते हैं कि ये सालों पहले यहाँ पे माउंटेन रेंज थे, अब यहाँ पे विलेज बन चुका और ये जगह ने बहुत तरक्की कर ली है, तो 300 साल पहले की बात है, तुम अब क्यों कर रहे हो। तब एमसी सोच रहा होता है
कि ये अगर शराब पी के ये अगर वो तीरे चलाते हैं तो मतलब ये काइस के स्कूल से होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इन दोनों को यहाँ पे क्यों रखा गया है। फिर वो दोनों उसको बताते हैं कि तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल में सबको फ्री में शराब दी जाती है। फिर उनमें से एक बंदा MC की गर्दन पे हाथ रख लेता है, वो कहता है आज फेस्टिवल है, तुम शराब पियोगे ना, शराब को चखो और तुम भी जवानी की राह पे निकल पड़ो और तुम भी बड़े हो जाओगे। फिर दूसरा वाला साथी कहता है देखो ये खुद तो बिगड़ा हुआ, अब ये दूसरों को बिगाड़ेगा, क्या ये मैन ऑफ कल्चर है? तुम यहाँ पे ड्यूटी से बचने की कोशिश ना करो, इस बच्चे के साथ गप्पे मार के टाइम निकाल रहे हो। वो कहता है मैं आखिर इस बच्चे को अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, मुझे इसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, इस पर कोई हमला कर देगा। फिर MC और वो बंदा एक साथ जाने लगते हैं। वो बंदा बताता है कि ये पूरा रास्ता ख़राब हुआ है इन पत्तियों की वजह से, हम इन पत्तियों को साफ़ करते हैं लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये वापस आ जाती हैं। फिर वो आगे और चबर चबर करने लगते हैं। MC उसको इग्नोर मार के इधर उधर देखने लगता है। फिर वो बताता है अगर यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग हॉल है और हमारा स्कूल है, और अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम विलेज पहुँच जाएंगे। सामने एक टॉम होता है यानी एक कब्र होती है, जिसे देख के MC को कुछ फीलिंग होने लगती है, MC के दिल में दर्द होने लगती है। MC अपने दिल पे हाथ रखता है। MC कहता है ये मुझे क्या फीलिंग हो रही है? MC को बार बार काइस याद आने लगता है। वो बंदा कहता है तुम इतने बड़े सफ़र पे जा रहे हो, तुम क्या यहाँ पे आके विश नहीं मांगोगे? इस पर MC कहता है कि विश क्या करना है? वो कहता है क्या तुम इसको नहीं पहचानते? वो कहते क्या पहचानना है? वो कहता है सीरियसली तुम इस शहर से ही तो हो ना, तुम क्या काइस के ये महान हीरो काइस के कब्र को नहीं पहचानते? जिसे सुनकर MC के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, MC की पूरी दुनिया हिल जाती है। MC उसको कहता है तुम मेरे साथ मजाक मत करो। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा, ये काइस की कब्र है। हर साल लोग यहाँ पे आते हैं और काइस से सेफ्टी के लिए विश करते हैं। वो कहते हैं हमारा विजिल सेफ हो जाएगा काइस से दुआ करेंगे तो। फिर वो बताता है कि कौन ऐसा हीरो है जो अपनी टॉम यहाँ पे पहाड़ों में बनाता है, उसने शहर में क्यों नहीं बनाई? वो पूछता है क्या तुम्हें काइस की और ये टॉम की स्टोरी नहीं पता है? जिस पर MC कहता है मुझे क्या पता है स्टोरी। वो कहता है मुझे शक हो रहा है तुम इसी शहर से नहीं हो, तुम बाहर से आए हो। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, तुम्हें काइस का दोस्त के बारे में पता होगा ना जो आर्चमेज लिन है? वो कहता है हाँ पता है। कहता है कि इसका एक फैक्ट है जिसके बारे में सब जानते हैं, काइस को भरोसा था कि वो लिन उससे वापस मिलने आएगा जब वो मर गया, इसीलिए उसने अपना टॉम यहाँ विलेज में बनवाया, क्योंकि सबको पता है कि लिन बहुत शाय बंदा था। उसे लगा अगर लिन वो शहर में उसका टॉम बनवाएगा तो लिन उसे मिलने नहीं आएगा। फिर MC को अपने और स्काइस के गुजारे हुए पल याद आ रहे होते हैं, जिसमें लिस्टा भी उनके साथ होती है और स्काइस चीखे मारा होता है। अगला पल याद आता है, उसमें वो स्काइस उसके बाल पकड़ रहा होता है। फिर अगले में वो आपस में लेटर पढ़ रहे होते हैं। MC फिर सोच रहा होता है कि क्या उसको पता था कि ये मेरा और उसका हमेशा के लिए अलविदा है और हम दोबारा नहीं मिलेंगे और ये हमेशा का गुड बाय है? नहीं नहीं मुझे नहीं बताओ, ये सच नहीं हो सकता। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा। फिर वो काइस की यादें देख रहा होता है। फिर उसको काइस मरा हुआ नज़र आता है। वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। पीछे वो बंदा कहता है ओए बच्चे कहाँ भाग रहे हो, अकेले नहीं भागो। MC आगे को भागने लगता है। MC कहता है मैं। फिर दिखाया जाता है कि MC एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है, पीछे सनसेट हो रहा होता है। MC कहता है मैं बस एक बार पीछे जाना चाहता हूँ टाइम में, चाहे ये लेट भी हो गई हो, लेकिन मैं उन सब से जाके सॉरी करना चाहता हूँ, उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कितना पसंद करता हूँ। फिर वो नीचे लेट जाता है। फिर वो कुछ सोच रहा होता है। वो उसको फिर पुरानी चीज़ें याद आ रही होती है। उसे एक मेमोरी आती है जिसमें काइस अंधेरे में एक चिड़िया को निशाना लगा देता है, जिस पर लिन कहता है तुम्हारी आँखें कितनी तेज़ है, तुम अंधेरे में भी मार रहे हो। अगले मेमोरी में नज़र आता है कि फिर काइस तीर मार रहा होता है। वो कहते हैं तुम बगैर शराब पिए तीर नहीं मार सकते, तुम आखिर ये तुम्हारा मसला क्या है? अगले में दिखाया जाता है कि काइस को शराब ना दो तो वो मरने लगता है। फिर वो रेड बालों वाली उसे शराब दे देती है। फिर वो MC ये सब कुछ सोच के हंस रहा होता है। फिर अगली मेमोरी शुरू होती है। उसमें लिस्टा बताती है काइस के पास ज़ुबान नहीं है इसीलिए वो बोल नहीं सकता। फिर अगली मेमोरी में दिखाते हैं कि काइस रात को सोते हुए ज़ोर ज़ोर से खराटे मारता है, जिससे सबकी नींद ख़राब हो जाती है। MC फिर हंस रहा होता है। MC कहता है वो सुबह तो सारा दिन चुप रहता था लेकिन रात को बहुत ज़्यादा शोर करता था, हमें सोने नहीं देता था। फिर MC को अपने मरने वाले टाइम की चीज़ें याद आ रही होती है। उसके अपने दोस्त याद आ रहे होते हैं, दोस्त नज़र आ रहे होते हैं। फिर उसे अपने आप भी नज़र आ रहा होता है वो मरते वक्त कैसा लग रहा था। फिर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो रोने लगता है। ऊपर चाँद न होता है, नीचे मुन्ना रो रहा होता है।
तभी वो वहाँ से उड़ता है और झाड़ियों में से निकल के कहीं पे निकल के जा रहा होता है। वो आगे को बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो काइस की कब्र के पास जाता है। वो पहले 1-2 मिनट तक उसकी कब्र को घूर के देखता है। फिर उसके बाद वो अपना मैजिक सर्कल करता है। वो मैजिक करता है, मैजिक से उसका एक पंच बनता है और उस पूरी जगह पे आग लग जाती है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एमसी के आस पास सारी तरफ आग होती है। आग पूरी जगह फैल के उधर सारे पत्तों और उधर के सारे दरख्तों को जला देती है। आग इतनी तेज़ होती है कि वो पूरे जंगल में फैल जाती है। बाद में हमें दिखाते हैं कि आसपास के सारे पत्ते साफ़ हो चुके थे, सारी जगह साफ़ हो चुकी होती है। एमसी फिर काइस को गुड बाय करता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है, काइस मैं तुमसे मिल नहीं सका, ये इसलिए नहीं कि मैं शाई हूँ, ये इसलिए कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम सबको फेस करने की। फिर वो अपनी आखिरी मेमोरीज काइस के साथ देख रहा होता है, जिसमें उसका पास्ट वाला लिन और काइस के साथ पीछे को जा रहा होता है। फिर उसके बाद लिन अपनी जगह पे पहुंच जाता है साउथ में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जहाँ एक तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और एमसी को पसीने आ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एमसी के सामने दरवाज़ा होता है एक बहुत बड़े शहर का, जिसका नाम होता है गोल्डन रोज। ये मैजिक शहर होता है और जो एकेडमी डिलाटन होती है वो इस मैजिक शहर के दिल के दरमियान में होती है। एमसी कहता है ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में अपनी पास्ट लाइफ में जानना चाहता था और मैं बहुत क्यूरियस था, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एमसी वहाँ बाज़ार में घूम ही रहा होता है। पीछे एक बंदा चीज़ें सेल कर रहा होता है। वो कहता है मेरे पास मैजिक बुक है, मैजिक का सामान है और मैजिक एप्लीकेशन के स्क्रॉल्स भी हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक सिल्वर डेथ रैंक का चीज़ भी है जो डंजन से लाया गया है। सारे दुनिया की नॉलेज इस शहर में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि अगर ये शहर में से नॉलेज आती है तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर वो एक बंदे के पास बैठ जाता है, उससे एक चीज़ लेने लगता है। वो पूछता है ये कितने की है? वो बंदा उसको कहता है ये 10 कॉपर की है, जिस पर एमसी उसको ले लेता है। एमसी कहता है 10 कॉपर की? एमसी कहता है मुझे याद है मेरे ज़माने में ये 80 कॉपर की मिलती थी, आजकल ये चीज़ें बहुत सस्ती हो गई और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। फिर वो कहता है सर आप एक चीज़ भूल रहे हैं, जिस पर वो एमसी पूछता है क्या हुआ? वो कहता है आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत जल्दी जाना है, अभी एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। एमसी कहता है हाँ मैं तो भूल गया था, मेरा एग्ज़ाम है। तभी वो पीछे से देखते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर एक चोर भाग रहा होता है। सब कहते हैं चोर को पकड़ो, पकड़ो चोर को। एमसी कहता है ये बहुत बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पे गार्डिंग अच्छे से नहीं है, दिन दिहाड़ी चोरी हो रही है, मुझे क्या है, यहाँ के गार्ड इसको संभाल लेंगे, मुझे जल्दी से एग्ज़ाम देना है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी आंटी उससे आकर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है, उसका सामान चोरी हो चुका होता है। एमसी कहता है बूढ़ी अम्मा आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? वो बूढ़ी अम्मा रो रही होती है। वो कहती है ये हमारे ख़ानदानी जायदाद है, ये हमारा माल दौलत नहीं है, ये मेरे बेटे को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में लिए चाहिए, मेरी कोई मदद करो। कहता है गार्ड इसको बचा लेंगे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। इसको लिस्टा के ख्याल आ रहे होते, लिस्टा उसे कहते जाओ इसको जाके बचाओ, इस आंटी की मदद करो। फिर एमसी वापस जाता है और बूढ़ी अम्मा को कहता है आप सब्र करो, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। फिर वो एक बैड तरीके से छलांग मारता है। फिर वो अपने मैजिक से उड़ते हुए चोर का पीछा कर रहा होता है। वो अपना मैजिक तैयार करता है। वो कहता है मुझे इतना गुस्सा आया है, मैं इस बंदे को जला दूंगा और जला के इसको कोयला कर दूंगा। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है साइड हो तो साइड हो। तो वो एक लड़की होती है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है, एमसी को धक्का दे के आगे जाती है। ये अपना मैजिक तैयार कर रही होती है, इसके मैजिक सर्कल तैयार होता है। वो मैजिक करती है तो चोर के आसपास सैंड आ जाती है। वो चेयर हैरान हो रहा होता है कि आखिर इतनी सारी सैंड कहाँ से आई। तभी वो लड़की स्टाइल मार के आके स्टैंड के ऊपर खड़ी हो जाती है। फिर वो अपना नाम बताती है, मेरा नाम क्रिस टेटन है। एमसी गुस्सा होता है। एमसी कहता है ये बंदी, इसको तो मैं जानता हूँ। तभी वो लड़की कहती है तुम यहाँ पे गोल्डन रोज सिटी में चोरी कर रहे हो दिन दिहाड़े, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, मुझे मानना पड़ेगा। एमसी बताता है सैंड की पावर और ये एटीट्यूड मुझे कन्फर्म है ये वही है, ये वार्डन फैमिली की बड़ी बेटी है। फिर एमसी बताता है कि मैं इससे मिला हुआ हूँ। वार्डन फैमिली लुडविग फैमिली की तरह बड़ी फैमिली में से आती है जो पावरफुल मेज फैमिली से। हम यहाँ पे मेरे पास्ट लाइफ से पहले जब मेरा रिग्रेशन हुआ था उससे पहले की मेमोरीज में मुझे पता है कि ये मैं इससे बहुत बार मिला हुआ हूँ। ये मुझसे आके बातें कर रही थी लेकिन मैं इससे बातें नहीं करता था। फिर एमसी को वो लड़की कहती है तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हें क्या मज़ा नहीं आता ऐसे रहने पे? तुम तो एक बड़ी मैजिक फैमिली के बेटे हो, सबसे बड़े फैमिली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एमसी कहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो बात बात पे आके मेरे से बात
बातें करती थी। मैं इंट्रोवर्ट था और मुझे इसको बातें करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसको इग्नोर मारता था। जैसा कि मैं अब उसको देख रहा हूँ, उसने एकेडमी वाले वाइट ड्रेस पहनी है, शायद वो मेरी उम्र की हो। तभी वो चोर होता है, वो उस लड़की पे अटैक कर देता है। वो लड़की उसे डोज तो कर लेती है, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसका अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास लोग भी उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पे एक आंटी होती है जिसका एक बच्चा उड़ जाता है। वो कहते हैं मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उधर से एमसी अपना मैजिक करता है और उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है। एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एमसी अपनी वैल्क्यूरीज की पावर यूज़ करता है। एमसी देखता है, कहता है ये चोर के पास मैजिक तो बड़े कमाल का है तो ये फिर भी चोर ही। और ये दूसरा इसके हाथों में जो इसने इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, ये पता नहीं क्या है, ये छुपा के रखा हुआ है इसने। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो, अब इसको ब्लॉक करके दिखाओ। फिर वो अपनी पावर यूज़ करने लगती है। वो कहती है लेवल 2 का मैजिक, माइंड मैजिक। फिर वो चोर भी देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या कर रही है। एमसी भी देख के शौक हो जाता है। एमसी कहता है ये सेकंड लेवल का मैजिक यूज़ कर रही है। तभी वो अपने हाथों में पावर बनाने लगती है। वो अपने हाथों में माना गैदर करती है, उसके बाद मैजिक कर देती है। वो कहती है हमारे फैमिली का सीक्रेट मैजिक है। फिर वहाँ से ज़मीन में से क्रैक आते फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन में से बहुत ज़्यादा सैंड निकलती है। सैंड के साथ फिर हमें नज़र आता है ये बहुत बड़ा गोलम होता है। इसको देख के वो चोर भी घबरा जाता है। फिर वो लड़की करती है अब तुम अपनी पावर शो ऑफ करके दिखाओ। वो चोर की पूरी फट जाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। फिर वो चोर हंसने लग जाता है। चोर कहता है ये मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है इसके साथ मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर वो अपने ब्रेसलेट में से ब्लैक ऑरा निकाल रहा होता है। फिर वो उसमें से अटैक कर देता है जो गोलम के आर पार बीच में से एक छेद कर देता है। लड़की पीछे देख के घबरा जाती है। लड़की जब पीछे देखती है तो उसका गोलम काम करना बंद कर देता है। तभी उस गोलम की आंखें चमकती है, वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है, जिस पर लड़की खुश हो जाती है। लड़की कहती है मेरे इतने बड़े गोलम को हराने के लिए तुम्हारे पिद्दी अटैक काफ़ी नहीं है, अगर तुम इसको हराना चाहते हो। वो इतना कहती है, पीछे से उसका गोलम उस पर अटैक करने लगता है। वो चोर हंस रहा होता है, कहता है अब तो तू गई बच्ची। तभी वहाँ से एक गोल्डन कलर की लाइट आती है और वो सीधा गोलम पे अटैक कर देती है। फिर उधर से आवाज़ आती है, वो कहता है कि तुम अगर ट्रम्प कार्ड शो कर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा अब नुकसान क्या होता है इतनी जल्दी अपना ट्रम्प कार्ड शो करने का। ये एमसी होता है जो गोलम का आधा हाथ काट चुका होता है। एमसी उसको कहता है मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। चोर कहता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, इसने एक ही बार में गोलम को हरा दिया। एमसी अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है मैजिक में जो पहले कास्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इस पार्ट के लिए इतना ही था गाइस। मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने सीरीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। बस आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो, मैं अगला पार्ट कल ही अपलोड कर दूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Girl, you wanna know it, and now you wanna show it. Girl, you wanna lose it, and I know you want it. कुड़ी मैं तेनों कहंदा, तेरे दिल विच रहिंदा, नेड़े ना आवे, तू दूर क्यों जावे? Hey, you never let me come into your hotel room, never let me come into your home side too.